नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना जो टॉपिक चल रहा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, और उसमें हमारा प्लेटो पूरा हो गया और अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत था उसके विचार हमने जाने। और लोजानस की आज अपनी दूसरी क्लास है और आज तो पूरा होगा नहीं, और लोजानस कल लगभग 100% पूरा हो जाएगा। उसके बाद में मनोविश्लेषणवाद पढ़ेंगे और मनोविश्लेषणवाद पढ़ने के बाद में फिर आपके फर्स्ट ग्रेड में यही टॉपिक है, तो हम भारतीय काव्य शास्त्र की ओर रुख करेंगे, जो अपना बढ़िया फेवरेट टॉपिक है और उससे अच्छे खासे क्वेश्चन मिलते हैं और आप लोगों को हूबहू उदाहरणों के साथ यहीं से देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा समय खराब न करते हुए और माँ सरस्वती का नाम लेकर, और शायद जो भाई कल फर्स्ट ग्रेड का पेपर देने जा रहे हैं उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अपना संतुलन बना करके पेपर दे के आए और ज़्यादा हवा में न उड़े कि इतने क्वेश्चन आ गए, जितने आ रहे उतने अटेंड करें और अच्छे से पेपर देकर आए। माँ सरस्वती अपना ऋण कभी नहीं रखती आपका, वो जितना आप लोगों ने पढ़ा उससे ज़्यादा आपको देगी ज़रूर। बस यही कि अपने ऊपर विश्वास रखे, आपने जितना पढ़ा जैसा पढ़ा वो करे, अनावश्यक तुक्के लगाने से बचे। कोई मनोवैज्ञानिक तुक्का नहीं होता, सब झूठी बातें हैं। अनावश्यक तुक्के लगाने से बचे, जो आ रहा है उसे करने की कोशिश करें ताकि आपका रिजल्ट अच्छा रहे। तो हम लोग पढ़ रहे थे लोजाइनस, और एक बार पुनः आप लोगों को हार्दिक बधाई कल के एग्जाम के लिए। और अब अपने टॉपिक पे आते हैं, और अपना टॉपिक था लोजाइनस, और इन्होंने सिद्धांत दिया था उदात्त सिद्धांत। उदात्त सिद्धांत दिया, और इनकी पुस्तक का नाम आप लोगों को पता है कि पेरी इप्सुस पुस्तक में दिया। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1556 में। किसने किया था? तो पेरी इप्सुस पुस्तक का प्रकाशन 1556 में कोई रॉबर्ट टेलो नामक विद्वान ने किया था। रॉबर्ट टेलो नामक विद्वान ने किया, और इनके ऊपर जो सबसे प्रामाणिक समीक्षा मानी गई वो प्रोफेसर रीज की मानी गई थी। किसकी मानी गई थी? प्रोफेसर रीज की मानी गई थी। और इन्होंने लिखा था लोंगिनस ऑन द सबलाइम। लोंगिनस ऑन द सबलाइम, और ये 1899 में लिखी गई थी। तो ये पुस्तक जो लिखी गई थी ये प्रामाणिक समीक्षा मानी गई, और इसी के आधार पे हम लोजाइनस को पहली सदी ईसा पूर्व का मानते हैं। अब हम पढ़ते हैं आपका लोजाइनस का उदात्त सिद्धांत। इसके बारे में कल हमने छोटी मोटी जितनी भी जानकारी थी वो अर्जित की, और आज हम इसे सिद्धांत की विशेषताओं की ओर रुख करेंगे। तो पहली बार लिखते हैं कि लोजाइनस औदात्य मानते किसे हैं? तो औदात्य ये मानते हैं आत्मा की महानता का प्रतिबिंब मानते हैं। औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब मानते हैं। लोजाइनस अभिव्यक्ति की उत्कृष्टता अभिव्यक्ति की उत्कृष्टता को औदात्य मानते हैं। लोजाइनस तो यहां तक कहते हैं, लोजाइनस तो यहां तक कहते हैं कि उदात्तता एक ऐसा गुण है, एक ऐसा गुण है जो छोटी मोटी त्रुटियों के रहते हुए भी काव्य को प्रभावशाली या प्रभावपूर्ण बनाता है। तो सबसे अच्छा गुण, सबसे महान गुण क्या माना इन्होंने? उदात्तता। और उदात्तता का अर्थ होता है अभिव्यक्ति, कि अपनी अभिव्यक्ति कितनी अच्छी है।
तो अभिव्यक्ति की उत्कृष्टता और विशेषता ही क्या है, औदात्य माने लोग कि अभिव्यक्ति की उत्कृष्टता और विशिष्टता क्या है, औदात्य है। लोनानिस कहते हैं कि विरोधों का सामंजस्य और भावों का संघात, लोनानिस कहते हैं विरोधों का सामंजस्य और भावों के संघात से, विरोधों का सामंजस्य एवं भावों के संघात से रचना में क्या होता है, प्रबल भावाभिव्यक्ति होती है। रचना की प्रबल भावाभिव्यक्ति, भावाभिव्यक्ति होती है। तो लोनानिस कहते हैं कि विरोधों का सामंजस्य और भावों के संघात से रचना की प्रबल भावाभिव्यक्ति होती है। औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। अब हम लिखेंगे ये विशेषताओं में, आप टॉपिक डाल सकते हो, इसे औदात्य की विशेषताएं। और हम लिख रहे थे विशेषता इसकी आपके लोनानिस की। तो औदात्य अभिव्यक्ति की औदात्य अभिव्यक्ति की उत्कृष्टता और उच्चता। तो औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता व उत्कृष्टता का नाम है। तो औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। रचना का जो औदात्य है, वो रचना का औदात्य या अभिव्यक्ति की जो उच्चता है वो क्या करती है, पाठक के तर्क का समाधान नहीं करती बल्कि उसे भावाभिभूत कर लेते हैं। तो लिखेंगे अभिव्यक्ति की उच्चता पाठक या श्रोता के तर्क का समाधान नहीं करती बल्कि पाठक को भावाभिभूत कर लेती है, बल्कि पाठक को भावाभिभूत, भाव प्लस अभिभूत, तो भावाभिभूत, भाव प्लस अभिभूत, तो भावाभिभूत हो गया, भावाभिभूत कर लेती है। रचना का औदात्य, तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि रचना का औदात्य अपने प्रबल भावावेग में रचना का औदात्य अपने प्रबल भावावेग में पाठक को अनायास बहा कर ले जाता है। पाठक को अनायास बहा कर ले जाता है। बहाकर ले जाता है। नंबर 4 पे लिखेंगे लोनानिस कहते हैं कि किसी रचना का लोनानिस कहते हैं कि किसी रचना का
शिल्प विधान धीरे धीरे प्रकाशित होता है, एक दो अंशों में नहीं, लेकिन जो उदात्त विचार है अगर वो अवसर के अनुकूल आए तो संपूर्ण रचना का जो वाग व्यक्तित्व है वो क्षण भर में प्रकाशित हो जाता है, वो रचनाकार का वैभव भी क्षण भर में प्रकाशित हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे कि लोंजाइनस कहते हैं, लोंजाइनस पेरिप्सिस में कहते हैं कि किसी रचना का शिल्प सौंदर्य, रचना का शिल्प सौंदर्य, कि किसी रचना का शिल्प सौंदर्य उसके एक दो अंशों में, एक दो अंशों में प्रकट नहीं होता, एक दो अंशों में प्रकट नहीं होता, बल्कि नहीं होता, एक दो अंशों में प्रकट नहीं होता, बल्कि संपूर्ण रचना में धीरे धीरे प्रकाशित होता है। तो एक दो अंशों में प्रकट नहीं होता बल्कि संपूर्ण रचना में धीरे धीरे प्रकाशित होता है, धीरे धीरे प्रकाशित होता है, लेकिन उदात्त भाव या विचार को, उदात्त विचार अवसर के अनुकूल हो, अवसर के अनुकूल हो तो, अवसर के अनुकूल हो तो रचना का, लोंजाइनस कहते हैं कि किसी रचना का शिल्प सौंदर्य उसके एक दो अंशों में प्रकट नहीं होता, बल्कि संपूर्ण रचना में धीरे धीरे प्रकाशित होता है, लेकिन उदात्त विचार अवसर के अनुकूल हो तो एकाएक दिख तो जाएगा क्या, एकाएक दिख तो जाना चाहिए, चलो लिखता हूं, नहीं दिखता दोबारा बोल दूंगा, मैं बोल रहा हूं। चला तो उदात्त विचार अवसर के अनुकूल हो तो एकाएक क्षण भर में चमत्कार थे, एकाएक चमत्कार थे, विद्युत की भांति क्षण भर में समस्त या संपूर्ण रचना का शिल्प सौंदर्य, या इसे बोलते हो आप लोग वाग व्यक्तित्व या विषय वस्तु, तो संपूर्ण रचना का शिल्प सौंदर्य या विषय वस्तु प्रकाशित हो जाती है, विषय वस्तु प्रकाशित हो जाती है। प्रकाशित हो जाती है। ये नीचे न भी दिखे तो मैं नीचे वाले पॉइंट को दोबारा बोलता हूं सारे को, कि लोंजाइनस कहते हैं कि किसी रचना का शिल्प विधान, शिल्प सौंदर्य उसके एक दो अंशों में प्रकट नहीं होता, एक दो अंशों में प्रकट नहीं होता, बल्कि संपूर्ण रचना में धीरे धीरे प्रकाशित होता है। लेकिन उदात्त विचार अगर अवसर के अनुकूल हो तो संपूर्ण जो रचना है वो एकाएक, तो अवसर के अनुकूल हो तो एकाएक चमत्कार विद्युत की भांति क्षण भर में संपूर्ण रचना का शिल्प सौंदर्य या विषय वस्तु प्रकाशित हो जाती है, और इसके आगे ऊपर लिखेंगे हम लोग, और प्रकाशित हो जाती है, और जो रचनाकार है उसका भी वाग व्यक्तित्व क्षण भर में प्रकाशित हो जाता है। और रचनाकार का संपूर्ण वैभव क्षण भर में प्रकाशित हो जाता है। रचनाकार का संपूर्ण वैभव भी क्षण भर में प्रकाशित हो जाता है। लोंजाइनस का विचार है,
लोनजाइनस का विचार है कि महान प्रतिभाशाली उच्च विद्वान कि लोनजाइनस का विचार है कि महान प्रतिभाशाली उच्च विद्वान और उच्च चरित्र, तो अच्छा चरित्र क्या बोलते हैं हम लोग, उच्च विद्वान चरित्रवान, सीधा बोलो। तो लोनजाइनस का विचार है कि महान प्रतिभाशाली उच्च विद्वान और चरित्रवान व्यक्ति ही औदात्य रचना दे सकता है। चरित्रवान व्यक्ति ही औदात्य रचना दे सकता है। तो ये लिखेंगे कि रचनाकार का संपूर्ण वैभव क्षण भर में प्रकाशित हो गया। लोनजाइनस विचार करते हैं या कहते हैं कि जो महान प्रतिभाशाली है, उच्च विद्वान, जो स्वयं विद्वान है, जो चरित्रवान है, अच्छे चरित्र का व्यक्ति है, वो क्या दे सकता है, औदात्य यानी अच्छी अभिव्यक्ति की रचना दे सकता है। तो इसका मतलब हो गया औदात्य क्या है, औदात्य आत्मा की अभिव्यक्ति है। औदात्य आत्मा की अभिव्यक्ति है। और कैसी अभिव्यक्ति है, सच्ची अभिव्यक्ति मानो। तो औदात्य आत्मा की अभिव्यक्ति है, या इसे प्रतिबिंब भी कह सकते हैं आप लोग, प्रतिबिंब है। औदात्य आत्मा का सच्ची अभिव्यक्ति है या प्रतिबिंब है। सच्चा औदात्य उन्हीं में समाहित मानते हैं, सच्चा औदात्य उन्हीं में समाहित है जिनकी चेतना उदात्त है और विकासोन्मुख है, विकास की ओर उन्मुख है वही। तो सच्चा औदात्य उन्हीं में समाहित है जिनकी चेतना उदात्त है और विकासोन्मुख है, जिनका जीवन तुच्छ विचारों से, जिनका जीवन तुच्छ, संकीर्ण, तो तुच्छ विचारों या संकीर्ण विचारों में व्यतीत होता है। देखो यार, जिनका जीवन तुच्छ या संकीर्ण विचारों में व्यतीत की, हटाओ ना व्यतीत लिखो, मैं तो कुछ और लिख दो क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा कैसे लिखूं। तो जिनका जीवन तुच्छ एवं संकीर्ण विचारों में या विचारों के अनुकरण में, इसे लिख दो ना ताकि व्यतीत लिखने की जरूरत न पड़े। तो जिनका जीवन तुच्छ एवं संकीर्ण विचारों के अनुकरण में व्यतीत, तो लिखना ही पड़ेगा यार, तो लिख दो ना यार, व्यतीत होता है, वे कभी भी मानवता के लिए चिरस्थायी महत्व की रचना नहीं दे सकते। तो जिनका जीवन तुच्छ एवं संकीर्ण विचारों के अनुकरण में व्यतीत होता है, वे कभी भी मानवता के लिए चिरस्थायी महत्व की रचना नहीं दे सकते। आगे लिखेंगे, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो जो लोनजाइनस का जो सिद्धांत है, ये काव्य के बाहरी और अंतर्यामी से बोलते हैं, आंतरिक और बाहरी यानी कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों से संबंधित है। तो लोनजाइनस का लिखेंगे कि लोनजाइनस का जो उदात्त सिद्धांत है, लोनजाइनस का उदात्त सिद्धांत
उदात सिद्धांत, लोनजाइनस का उदात सिद्धांत काव्य के, काव्य कहो या रचना कहो एक ही बात है, तो काव्य के भाव और कला पक्ष, उदात सिद्धांत काव्य के भाव व कला पक्ष से या दोनों से एक ही बात है, दोनों से संबंधित है या दोनों पक्ष इसमें समाहित है कि लोनजाइनस का उदात सिद्धांत है उसमें काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पक्ष समाहित है या संबंधित, वो एक ही बात है। अब इसमें आएगा भाव पक्ष है, भाव पक्ष जिसे हम कह सकते हैं आंतरिक पक्ष, वो इसमें आता है उदात विचार, उदात भाव। जो कला पक्ष है जिसे हम कह सकते हैं बहिरंग पक्ष, बहिरंग पक्ष, इसमें आता है आपका सहज अलंकार, तीसरे नंबर का है सहज अलंकार, उत्कृष्ट भाषा शैली, और गरिमामय रचना विधान। ये क्या है? ये उदात के दोनों पक्ष है, भाव पक्ष और कला पक्ष है। अब लिखेंगे लोनजाइनस का जो ये उदात है, उदात क्या है? तो एक भाव भी है, एक विचार भी है। लोनजाइनस का उदात सिद्धांत एक भाव भी है, विचार भी है, और शैली का एक पक्ष भी है, शैली का एक पक्ष भी है, और कलाकार या रचनाकार का एक गुण भी है। तो शैली का एक पक्ष भी है और रचनाकार या कलाकार का गुण भी है। लिखेंगे जल्दी से, और फिर अभी तो पांचों के पांचों वो पढ़ने बाकी है में, और स्रोत पढ़ने बाकी है भाई, तो जल्दी टाइम ज्यादा खराब न करते हुए सॉरी थोड़ा लिखेंगे। उदात के बाधक तत्व, तो उदात के बाधक तत्व क्या है? एक तो भाषा की अनियमितता, अनियमितता है ना? भाषा की भाषा अनियमित नहीं होनी चाहिए, जिसे हम क्या बोल सकते हैं कि भाषा अनियमित, यानी हम बोल सकते हैं यार क्या, इसके लिए अच्छा शब्द क्या ले, तो भाषा की अनियमितता के लिए हम क्या ले सकते हैं? अस्पष्टता ले सकते हैं, है ना? तो भाषा की अनियमितता या अस्पष्टता, अस्पष्ट, तो भाषा की अनियमितता या अस्पष्टता, एक प्रवाह शून्यता, प्रवाह शून्यता, और एक अभिव्यक्ति में ग्राम्य पदों का, अभिव्यक्ति में ग्राम्य पदों का प्रयोग, ये भी बाधक है, बाधक तत्व है कि भाषा की अनियमितता या भाषा में स्पष्टता नहीं होनी चाहिए, उसका प्रवाह शून्य नहीं होना चाहिए, अभिव्यक्ति में ग्राम्य पदों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और उक्ति की अस्पष्टता, उक्ति की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। और अच्छे से देखो, बालयता और सबसे अधिक विरोधी माना चाहिए, सबसे अधिक विरोधी या बाधक तत्व। अगर लोनजाइनस ने उदात में कोई बाधक तत्व माना है तो सबसे ज्यादा माना है बालयता को। वैसे वागाडंबर भी है, भावाडंबर भी है,
भावाडंबर और आपका शब्दाडंबर भी है। ये सभी क्या है, बाधक तत्व है। शब्दाडंबर लिख दिया ना, शब्दाडंबर भी है, इसमें गलत है, इसमें नहीं आएगा क्योंकि ऊपर या तो दोनों में चीज देखो। शब्दाडंबर ये सभी क्या है, उदात्त के बाधक तत्व है। तो उदात्त के बाधक तत्व है भाषा की अनियमितता, यानी देखो औदात्य का अर्थ क्या होता है, औदात्य का अर्थ जो अपनी अभिव्यक्ति है, अपनी भाषा वो अच्छी होनी चाहिए, प्रभावशील भाषा होनी चाहिए कि आगे वाले सुनने वाले को हम क्या करें, प्रभावित कर ले। तो अगर प्रभावित कब करेंगे, जब अगर हमारी भाषा ही अस्पष्ट होगी, अनियमित होगी, तो आगे सुनने वाले को हम अभिभूत नहीं कर सकते। तो पहला बाधक तत्व ये हो गया। दूसरा प्रवाह शून्यता, बोलने में ऐसे नहीं कि मरे मरे की तरह बोल रहे हो, प्रवाह होना चाहिए, प्रवाह शून्यता नहीं होनी चाहिए, प्रवाह अच्छा होना चाहिए। और तीसरा है अभिव्यक्ति में ग्राम्य पदों का प्रयोग, कि आप अभिव्यक्ति कर रहे हो तो उसमें ग्रामीण पदों का, ग्रामीण शब्दों का क्या नहीं होना चाहिए, प्रयोग नहीं होना चाहिए। और उक्ति की अस्पष्टता, कि जो हम लाइनें बोल रहे हैं, जिसे हम उक्ति कुछ भी बोल रहे हैं वो अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। और बालयता है जो सबसे अधिक विरोधी है, वागाडंबर है, शब्दाडंबर है और शब्दाडंबर और भावाडंबर है। ये क्या है, उदात्त के बाधक की तत्व है। इसके बाद में छोटी सी जानकारी लिखेंगे जो अपने यहाँ हो जाएगी पूरी, शब्दाडंबर को मिटाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, ये मानते हैं कि विषय क्या है, विषय साधन है, साध्य नहीं, छोड़ उल्टा नहीं हो गया, विषय साध्य है। हाँ मैं तो किसी का हो गया, विषय साध्य है, साधन नहीं। कि जो विषय होता है वो साध्य है, साधन नहीं हो सकता, तो वो साधन नहीं, या उल्टा हो गया यार, मुझे भी याद नहीं आ रहा था। विषय साध्य है, उल्टा सॉरी, विषय को क्या मानती है, विषय को साधन मानते हैं, उल्टा सॉरी हो, थोड़ा सही लिखते हैं कि विषय साध्य नहीं, साधन ऐसा कहते हैं। तो विषय साध्य नहीं, उल्टा हो गया, विषय साध्य नहीं ऐसे कहते हैं कि विषय साध्य नहीं होकर के क्या है, साधन है। विषय साध्य नहीं, साधन है, विषय साध्य नहीं, साधन है, साधन उल्टा लिखने के ना, अभी तो पढ़ते नहीं तो अनर्थ हो जाता है यार। विषय साध्य नहीं है, विषय क्या है, साधन है। ये कहते हैं प्राचीन काव्यों का अनुशीलन, प्राचीन काव्यों का अनुशीलन आवश्यक है, प्राचीन काव्यों का अनुशीलन आवश्यक है। और ये मानते विषय का विस्तार पूर्ण होना आवश्यक है, विषय का विस्तार पूर्ण होना आवश्यक है, विषय का विस्तार पूर्ण होना आवश्यक है। विषय साध्य नहीं, साधन आपकी बार पक्का हो गया। वो थोड़ा पिछली बार बोलने में क्या अटपटा सा लगा, इसलिए पता यार कुछ ना कुछ मिस्टेक थी, अब क्या सही है। प्राचीन काव्यों का अनुशीलन महत्वपूर्ण मानते हैं ये। और विषय कैसा होना चाहिए, विस्तार पूर्वक, जो विषय विस्तार पूर्वक होगा उसे में हम अपनी अभिव्यक्ति अच्छी तरीके से दे पाएंगे। और विशुद्ध बिंबों की उपादेयता, विशुद्ध बिंबों की विशुद्ध बिंबों की उपादेयता क्या है, उपादेयता विशुद्ध बिंबों की योजना में उपादेयता, ये दो तीन टॉपिक याद नहीं है। विशुद्ध बिंबों की योजना विशुद्ध बिंबों की योजना, विशुद्ध बिंबों की योजना उपादेय है, ये लिखेंगे आप लोग। इसके बाद में अब हम लिखेंगे इनके स्रोत, 5 स्रोत बताए थे उन्होंने। तो पहला स्रोत डालेंगे हम लोग और डालेंगे उदात्त विचार। पहला है उदात्त विचार, और ये नंबर पर भी पहले ही है, पढ़ भी हम पहले रहे हैं, हम पीछे कहाँ रहते हैं यार, हम तो पढ़ते हमेशा पहला ही है। बस कि अभी तुम लोगों को पता नहीं चल रहा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़िया कोचिंग है ना, क्योंकि हमारे गुरु अर्जुन सिंह है, छोटे मोटे थोड़े हैं यार, तो उन्हीं के नोट्स पढ़ा रहा हूँ मानो। तो उनका पढ़ाया हुआ है इप्सुस यानी मानो, और इप्सुस को उन्होंने हमें पढ़ाया और हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप ऐसे मानो कि अर्जुन सर के नोट्स पढ़ रहे हो।
छोटी मोटी कोचिंग है थोड़ी ना। तो अपने नोट्सों से मिलाना एक बार आप लोग इनको कि क्या लिखाया, कैसे लिखाया है और कितनी सरल अभिव्यक्ति है, तब पता चलेगा। उदात्त विचार क्या होती है? उदात्त विचार महानता की क्या होती है कि महान विचार है उनको क्या कर सकते हैं? उदात्त। उदात्त यानी होता है मान, अच्छा, और विचार तो विचार ही है। तो लिख दो सीधा सा, इसमें क्या है? ये महान, ये हो गया उदात्त, और ये विचार। तो ये महान विचार क्या है? उदात्त विचार है। तो लिख दो महान विचारों के धारण करने की क्षमता, करने की, ये लो जी, ये क्या है? ये उदात्त विचार है कि महान विचारों को धारण करने की शक्ति क्या है? उदात्त विचार है। अब लिखो आगे, एक दो लाइनें लिखती है, ज्यादा नहीं है, बस छोटा सा है, छोटे छोटे लिखेंगे। तो उदात्त विचार क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? उदात्त विचार, यही पढ़ रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे कि उदात्त विचार का जो संबंध है वो किससे है? उदात्त विचार का, पहले तो आप लोग मुझे यही बताओ कि उदात्त का संबंध किससे है? अच्छी आत्मा या उदात्त व्यक्तित्व से। उदात्त विचार का संबंध भी उदात्त व्यक्तित्व से होगा। लिख लो जी लोग, उदात्त विचार का संबंध है उदात्त व्यक्तित्व है या व्यक्ति से। हाँ, उदात्त व्यक्ति मानो व्यक्तित्व लिखने की बात है। तो ये लो जी, व्यक्तित्व। तो उदात्त विचार का जो संबंध है वो उदात्त व्यक्तित्व से, पूरे के पूरे उदात्त का संबंध उदात्त व्यक्तित्व से। तो विचार अलग से कहा जाएगा विचारा। तो उदात्त विचार का संबंध उदात्त व्यक्तित्व से है। कवि को या जो रचनाकार है उसको, जो अपने काव्य में लिखना चाहता है महापुरुषों के बारे में, उनके साथ तादात्म्य करना पड़ेगा। तो कवि को उन महापुरुषों के साथ तादात्म्य, उन महापुरुषों के साथ तादात्म्य करना पड़ता है या करता है, एक ही बात है। तो करना पड़ता है जिनका चित्रण, विवरण, या क्या कह सकते हैं उनका, कि जिनका वो अपनी रचना में क्या करना चाहता है? अभिव्यक्ति करना चाहता है। तो जिनका चित्रण ही होता है, बात सही, जिनका चित्रण है वह अपनी रचना में करना चाहता है, अपनी रचना में करना चाहता है, अभिव्यक्ति देना चाहता है। तो सही है, अपनी रचना में करना चाहता है ताकि इससे सरलता हो जाए। करना चाहता है कि उदात्त विचार है क्या? महान विचारों को धारण करने की शक्ति उदात्त विचार है। और उदात्त विचारों का संबंध उदात्त व्यक्तित्व से। किससे? उदात्त व्यक्तित्व से। क्योंकि पूरा का पूरा उदात्त सिद्धांत उदात्त व्यक्तित्व पे है। तो कवि है ना, कवि या रचनाकार जो कविता लिखेगा, रचना लिखेगा, उसको उन महापुरुषों, जिन महापुरुषों को अपनी कविता में लिखेगा, उन महापुरुषों के साथ क्या करना पड़ेगा? तादात्म्य करना पड़ेगा। उनसे अपने मन को उनके मन से मिलाना पड़ेगा, अपनी सोच को उनकी सोच से मिलाना पड़ेगा। जिनका चिंतन वो अपने रचना में करता है, तभी तो वो उचित स्थिति को पहचानेगा कि ये है क्या, और तभी अभिव्यक्ति कैसे होगी? भावयुक्त होगी। तो भाई साहब लिख लो कि उदात्त विचारों का संबंध उदात्त व्यक्तित्व से है। कवि को उन महापुरुषों के साथ तादात्म्य करना पड़ता है जिनका चिंतन वो अपनी रचनाओं में करना चाहता है। अब आके लिखेंगे महान विचारों को धारण करने की शक्ति कैसी है? लिखो जी, महान विचारों को धारण करने की शक्ति प्रकृति की देन है। किसकी देन है? प्रकृति की देन है। महान विचारों को धारण करने की शक्ति प्राकृतिक देन है, जिसे लोनजाइनस भाई साहब ने जिसे लोनजाइनस ने 90वें अध्याय में नैसर्गिक प्रतिभा कहा है। जिसे लोनजाइनस ने 90वें अध्याय में नैसर्गिक प्रतिभा कहा है। प्रतिभा कहा है। तो लोनजाइनस ये कहते हैं कि जो महान विचारों को धारण करने की शक्ति है वो प्राकृतिक देन है, ईश्वरीय देन है। क्या है? वो गॉड गिफ्टेड है। लेकिन लोनजाइनस आगे ये भी स्वीकार करते हैं कि ये है तो नैसर्गिक प्रतिभा, लेकिन इसको आप लोग अभ्यास और अपने ज्ञान से भी क्या कर सकते हो? अर्जित कर सकते हो। तो आप इसको लिखे हुए हमें आगे लिखना आप लोगों को कि
महान विचारों को धारण करने की शक्ति प्राकृतिक देन है, जिसे लोन्जाइनस ने 90 अध्याय में नैसर्गिक प्रतिभा कहा, लेकिन इसे अभ्यास और ज्ञान से लिखो, लेकिन इसे अभ्यास व ज्ञान से भी प्राप्त किया जा सकता है। अभ्यास व ज्ञान से भी प्राप्त किया जा सकता है। एक मिनट रुको यार, मैं पीछे देखता हूं अपने वीडियो में कि नीचे वाली लाइन आ रही है या नहीं आ रही। पक्का आ रही है जी, झकास आ रही है, बढ़िया देखो। दो, महान विचारों को धारण करने की शक्ति प्रकृति की देन है कि भगवान देता है, जिसे लोन्जाइनस ने अपने 90 अध्याय में नैसर्गिक प्रतिभा कहा, लेकिन जोड़ते हुए ये भी मानते कि अभ्यास और ज्ञान भी क्या है, अभ्यास और ज्ञान भी से भी आपकी जो ये उदात्त शक्ति है, उदात्त विचार धारण करने की शक्ति, वो प्राप्त कर सकते हो आप लोग। इसके बाद में आगे लिखो और लिखाएंगे थोड़ा एक आधा पॉइंट और लिखा या फिर बहुत है निकालना चाहूँ कि नहीं यार, लिखाएं क्या? आप लोगों का भी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं आ रही, क्या पता आप लोग अभी संस्कृत विभाग में हो इसलिए नहीं देख रहे हो, या फिर एक बार देखोगे तो फिर तो कहीं नहीं जा पाओगे। क्योंकि मुझे भी पता है कि हमारे गुरुदेव से सब पढ़ भी नहीं रहेगा आप लोग, और अपने गुरुदेव भाई भारी आदमी, और भारी आदमी के शिष्य भारी होते हैं ऐसे मानो, और शिष्य हम उनके पूरे हैं ऐसे मानो। क्या लिख दिया था हमने यार, सॉरी भूल गया, आप लोगों की बातों में सब कुछ भूल गया सारा। तो हमने माना कि महान विचारों को धारण करने की शक्ति नैसर्गिक प्रतिभा है, लेकिन इसे अभ्यास से क्या किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है। तो महान विचारों से जो रहित होगा ना, वो आदमी भाई साहब कभी क्या काम नहीं कर सकता, क्या काम नहीं कर सकता वो, कि जो महान विचारों से रहित है, महान विचारों से जो रहित है, रहित जो साहित्यकार है, साहित्यकार है, महान विचारों से रहित साहित्यकार कभी भी क्या नहीं कर सकता, उदात्त सर्जन नहीं कर सकता। ये बात ही तुमने लिखी थी कि जिनका जीवन ही तुच्छ विचारों से संकीर्ण विचारों में जीवन जिया है, वो कभी भी मानवता के लिए चिरस्थायी महत्व की रचना नहीं दे सकता। और ये देख लो, महान विचारों में वही कहते हैं कि जो रहित साहित्यकार वो कभी भी अच्छी चीजें देगा कहां से, नहीं दे सकता। सर अगर अपनी सोच अच्छी नहीं है ना, तो हम अच्छा कार्य कर भी नहीं सकते। इसीलिए सबसे बड़ी बात है, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने चरित्र को अच्छा करो, तभी जाकर के आप कुछ अच्छा कर सकते हो। और शिक्षा का महत्व नौकरी पाना कतई नहीं है, बस वही महत्व है जो मैं अपने स्कूल में अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ कि आपको जीवन जीना आना चाहिए, मनुष्यता, मानवता, नैतिकता आपकी जिंदगी होनी चाहिए, तब जाकर के आपका शिक्षा पाने का मतलब है। नहीं तो रट करके तो पूरी दुनिया ही पास हो रही है, तुम लोग भी हो जाओगे। और वैसे मेरे स्कूल बालिका स्कूल है और अच्छी बच्ची है हमारी बेटी की तरह है। तो हम क्या लिख रहे थे कि महान विचारों से जो रहित साहित्यकार होगा जी, जिनके खुद के विचार महान नहीं होंगे, वो कभी भी चिरस्थायी महत्व के उदार सर्जन, अच्छा कार्य समाज के लिए कर ही नहीं सकता। ये तो पक्का है सर। अब लिखेंगे कि लोन्जाइनस ने क्या कहा, लोन्जाइनस ने तो क्या लिखे कि नहीं लिखे, लिख लो, चलो लिख लो, अच्छी बात है यार, वो याद है। देखो लोन्जाइनस ने क्या माना है, लोन्जाइनस एक तो बड़ा बहुत है और एक पढ़ा बहुत दिन और बाद रहा हूं, क्योंकि भी यार इंटरव्यू की तैयारी में इतना अच्छा नहीं पढ़ा ना, इसलिए। तो लोन्जाइनस ने उदात्त आत्मा से प्रेरित मौन को भी औदात्य माना है, लोन्जाइनस ये कहते हैं कि जो आदमी अच्छा है, उदात्त आत्मा का व्यक्ति है, तो वो तो जो मौन से भी जो व्यक्ति देता है ना, उसका जो आत्मा से जो प्रेरित मौन होता है, वो भी क्या है, अच्छा उदात्य है। यानी महान आत्मा तो अगर मौन रहकर भी कुछ अभिव्यक्ति कर रही है ना, तो इसे मानो वो भी क्या है, उदात्य है। लेकिन जो आदमी अच्छा नहीं, जिनके विचार अच्छे नहीं ना, वो कभी किसी काम का सर है ही नहीं। वैसे समाज में अच्छे लोग ही काम के हैं। और अब देखो इसमें कितनी अच्छी बात बताई गई है, आत्मा आत्मा आत्मा, और ऐसा किस रस में बताया जाता है। तो लिखो भाई साहब, लोन्जाइनस के
उदात्त सिद्धांत। वैसे इसकी सिद्धांत की तुलना भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत से की गई है, लेकिन रस में देखे अगर हम देखना चाहिए तो वो इसकी समीपता हम शांत रस से देख सकते हैं, क्योंकि देखो शांत रस में भी ऐसी बातें आती है, उच्च विचार, आत्मा की शांति, सर्वंगुरता, नश्वरता, और तो वही चीजें शांत रस में, वही तो आपके उदात्त सिद्धांत में है। तो आप लोग लिखो कि लोजानिस के उदात्त सिद्धांत है, उदात्त सिद्धांत की समानता यदि हम भारतीय रस सिद्धांत, देखो लिख रहे हैं उदात्त सिद्धांत की समानता के भारतीय रस सिद्धांत की किस रस से करें, तो ऐसा नहीं, वैसे तो ये पूरे के पूरे सिद्धांत की तुलना तो वक्रोक्ति सिद्धांत से होती है। अभी दोनों पॉइंट लिखना, नहीं तो फिर अच्छी चीज लिखाने के चक्कर में तुम सही क्वेश्चन को गलत कर आओगे यार कभी, और फिर आके कमेंट और करोगे। तो लोजानिस के उदात्त सिद्धांत की समानता यदि भारतीय रस सिद्धांत से, रस सिद्धांत से की जाए तो शांत रस से की जा सकती है। तो भारतीय काव्य शास्त्र या रस सिद्धांत के किस रस से की जा सकती है, तो रस सिद्धांत से की जाए तो वह रस है कौन सा, आपका शांत रस है। फिर कह रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटे बड़े भाई बहनों, विद्वानों, विद्वान साथियों कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, पहले दूसरा लिखो फिर दोनों को समझाता हूं कि वैसे जो लोजानिस का उदात्त सिद्धांत है उसकी तुलना अगर सीधा पूछिए कि उदात्त सिद्धांत की तुलना, सीधा सीधा तुलना पूछे तो वक्रोक्ति सिद्धांत से करते हैं, याद रखो, क्योंकि हम लोग वक्रोक्ति में इनमें अंतर भी पढ़ेंगे अभी देखना। तो वक्रोक्ति सिद्धांत से की जाती है, वक्रोक्ति सिद्धांत से की जाती है कि अब देखो एक बार इसको, नहीं तो जल्दी जल्दी के चक्कर में अच्छा भूल जाओगे तुम लोग। देखो लोजानिस के उदात्त सिद्धांत की यहां तक जो सीधा है समानता या तुलना, ये भी सही है, लेकिन इधर ये पूछे कि भारतीय काव्य शास्त्र या रस सिद्धांत, भारतीय काव्य शास्त्र या रस सिद्धांत की किस रस से की जाए, तो भाई साहब फिर शांत रस आएगा। और वैसे उदात्त की तुलना आप लोगों को सीधे सीधे वक्रोक्ति सिद्धांत से करनी है। हे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, नहीं तो फिर अच्छे बताने के चक्कर में कहीं बुरा ना हो जाए, बस यही है। और इसी के साथ अब हम लिखेंगे उदात्त भाव, विचार पूरे हो गए, अब लिखेंगे भाव। स्क्रीनशॉट दो, कितना अच्छा लग रहा है, अलग अलग कलर का पेन है। बस यही कि अच्छा मुझे नहीं लग रहा आप लोग अभी, क्योंकि आप लोग नतीजा क्या देख नहीं रहे हो, क्या पता क्या कर रहे हो। समय पे कदर होती नहीं यार दुनिया में किसी चीज की भी। फिर साला जब हम किधर और सेट हो जाएंगे ना, तो फिर रोजाना मैसेज करोगे, अरे यार सर ये पढ़ाओ, सर ये पढ़ाओ, सर ये पढ़ाओ। अभी जब पढ़ा रहे हैं ना, अगर तुम पढ़ो तो ये पूरा होने के बाद में कोई क्वेरी हो आपकी तो वो भी बताइए। अच्छे नोट्स बने हुए हैं, बस उनको आप लोगों के सामने डिलीवर तो करना है। और ये तो ही नहीं कि आप छोटे बच्चे हो तो आप लोगों को एक एक चीज समझाएं, बस आपको अगर सही चीज दे भी दी जाए नोट्सों के रूप में भी, तो मानो आप खुद भी पढ़ सकते हो। अरे भाई आप इतने बड़े तो हो, ये तो है नहीं कि हर चीज को एक्सप्लेन करें, इतनी जरूरी नहीं है। बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हो आप लोग भी, जैसे हम कर रहे थे। वो डस्टर भी अच्छा नहीं, देखो कपड़े से कितना अच्छे साफ होता है। चलो जी दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, समय भी बहुत हो ही रहा है। उदात्त भाव, भाव क्या होती है, भाव जो अपने संवेग होते हैं ना, वही तो भाव होते हैं। भाव क्या होते हैं, भाव तो वही संवेग है। तो जो अपने भाव है या संवेग है उनको अभिव्यक्त करने की जो क्षमता होती है वो उदात्त भाव है। सीधी बात, उसमें क्या है, देखो तो भाव या संवेग, तो जो भाव है अपने संवेग है उनको अभिव्यक्त है, अभिव्यक्त या अब यहाँ व्यक्ति लिख लो यार, हर बार क्या दो शब्द लिखाइए। तो उदात्त भाव क्या है कि भाव या संवेगों की अभिव्यक्ति। अब अभिव्यक्ति कैसी हो, ये तो प्रबलतम होनी चाहिए। तो भाव या संवेगों की अभिव्यक्ति प्रबल उल्टा हो जाएंगे, प्रबल अभिव्यक्ति लिखो। देखो मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट ही मानो, जैसे कुछ गलत होता है ना तो स्वीकारते हैं भाई यहाँ गलत हो गया। जैसे कि अभिव्यक्ति प्रबल अच्छा नहीं लगता, प्रबल अभिव्यक्ति अच्छा लग रहा, इसलिए हमेशा जिंदगी में स्वीकारो को, अगर अपनी गलती हुई है ना तो फिर उसे स्वीकारना सीखो। ये भी अपने स्टूडेंट को बताता रहता हूं मैं कि भाव तथा संवेगों की प्रबल अभिव्यक्ति, प्रबल अभिव्यक्ति, प्रबल अभिव्यक्ति क्या है, उदात्त भाव है। भाव है अपने पास में
जो भी अच्छे भाव है, संवेग है, उत्कृष्टतम भाव है, और क्या, तो उनके प्रबल क्या हो, अभिव्यक्ति। उत्कृष्टतम में लिखूं क्या, अरे हर जगह क्या लिखा रहा हूँ, समझदार हूँ, अभी बताया ना आप लोग समझदार हूँ। तो उदात्त भाव क्या है, जो अपने पास में भाव है, सोचने की क्षमता है, अपने आवेग संवेग है, वो प्रबल क्या हो, अभिव्यक्त हो। अभिव्यक्त अच्छे भावों के साथ में, आवेश के साथ में, भावों का अतिरेक वैसे मानो, तब जाकर के क्या होती है, उदात्त की रचना अच्छी होती है। तो महान विचारों के साथ इसे लिखो कि देखो महान विचार तो चाहिए हमें, तो महान विचारों के साथ, 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 देखो समय बच गया अभी अपना 11 बजने वाला है यार, क्या करें, बस पढ़ाने की इच्छा, इसलिए नींद नहीं आती, वीडियो नहीं बनाई तो। भले तुम लोग देखो मत देखो वो अच्छी बात नहीं है, बस अपना वीडियो यूट्यूब पे डालना चाहिए, ये है मन में पढ़ाने की, कि तुम लोग कहीं किसी दिन मिलाओ ना कभी भी फ्री समय में, तो तुम लोगों को एक बार पछतावा तो हो कि काश हम इनको देख लेते, काश इनको देख लेते, बस ये बोलो। तो उस दिन बोले तुम कभी भी देखो, दिल गार्डन गार्डन होगा अपना, क्योंकि तुम लोग अभी देख नहीं रहे, अभी तुम लोगों को पता नहीं कि ये विचार क्या है। महान विचारों के साथ क्या होगा, भावों को भी हम क्या करेंगे, साथ में रखेंगे, तभी तो जाके अपना काम होगा। महान विचार है उनको धारण करेंगे, तो महान विचारों को धारण करने के साथ, धारणी बात है, हर बात थोड़ा दिन गलत हो रहा है यार। तो महान विचारों को धारण करने कि महान विचारों को धारण, अब ये मैं समझना कि भावों में विचार कहां से ठोक दिए, पहले विचार आएंगे तभी तो भाव आएंगे, अरे बताते ना वो साइकोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग। तो महान विचारों को धारण करने के साथ ही क्या करें हम लोग, कवि क्या करता है सॉरी पढ़ देता है चलो ठीक है। महान विचारों को धारण करने के साथ ही कवि में यह क्षमता भी होनी चाहिए, क्या होनी, कौन सी, भावों के प्रबल आवेग की, अभिव्यक्ति की। तो महान विचारों को धारण करने के साथ ही कवि में यह क्षमता भी होनी चाहिए कि वो जो अपने भाव है, भावावेश है, वो अपने भाव प्लस आवेश तो हो गए, भावावेश, संधि पढ़ाएंगे भी आप लोगों को, ऐसे मान रहे हो छोटी बड़ी बात है, हाँ तो हर जगह संधि करती है। तो महान विचारों को धारण करने के साथ ही कवि में यह क्षमता भी होनी चाहिए कि भावावेश, कि वो भावावेश की प्रबल क्या करे, भावावेश की प्रबल अभिव्यक्ति प्रस्तुत करे। तो भावावेश की प्रबल अभिव्यक्ति प्रस्तुत करे। और अब देखो इसको सीधा छोटे रूप में किस लिखा तुम, महान विचारों को धारण करने के साथ ही कवि यह क्षमता होनी चाहिए कि वो क्या करे, भावावेश की प्रबल अभिव्यक्ति। अब इसको देखो वो घुमा करके लिखना चाहे तो कैसा लिख सकता है, भावावेश की यानी जो अपने भाव है, जो अपने आवेश, उनकी कैसे अभिव्यक्ति, प्रबल अभिव्यक्ति, प्रबल तो यानी अतिरेक के साथ होनी चाहिए। तो लिखो अतिरेक प्रयोग होना चाहिए, भावों का कैसा प्रयोग होना चाहिए, भावों का प्रबल यानी अतिरेक प्रयोग होना चाहिए। अब बताऊं वो क्या गलती कराएगा आप लोगों से, अगर पूछेगा अच्छा क्वेश्चन तो भावों का अतिरेक प्रयोग नहीं होना चाहिए लिखेगा वो, और ये लिख करके आप लोगों से इसको करवा लेगा वो सही। जबकि क्या होना चाहिए, भावों का प्रबल आवेग होना चाहिए, अतिरेक अच्छा होना चाहिए। प्रबल अभिव्यक्ति तभी तो होगी जब भाव अपने प्रबल होंगे। अगर भाव मरे हुए हैं, करुण रस में तुम लोग रोना रो रहे हो तो कहां से, सॉरी इसमें क्या नाम, हास्य रस में तुम कुछ और घुसेड़ रहे हो, या श्रृंगार रस में, वीर रस में तुम रोना रो रहे हो, तो कहां से मानो ये भाव बैठेगा तुम्हारा। इसलिए भावों का अतिरेक प्रयोग होना चाहिए, अति प्रसरेक होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। तो समझो कि महान विचारों को धारण करने के साथ ही क्यों ये क्षमता होनी चाहिए कि भावावेश की प्रबल अभिव्यक्ति प्रस्तुत करे, यानी भावों का क्या करे, अतिरेक प्रयोग करे। और भावावेश की यह जो क्षमता होती है ये क्या है, ये भी प्रकृति देती है सारी, ठीक है। भावावेश की यह क्षमता भी प्रकृति प्रदत्त है। एक ट्रेजिडी क्या बताओ यहाँ पर, ये जो दूसरा भाग है इसमें खंडित पाई जाती है इनकी प्रति। तो
भावावेश की ये क्षमता भी प्रकृति प्रदत्त की प्रकृति देती है, हम लोग नहीं ला सकते इस प्रकृति को। औदात्य के बारे में जो ये विचार है, यहाँ पर प्रति खंडित पाई गई है, तो दूसरे और चौथे स्रोत में खंडित है प्रति। तो औदात्य के बारे में जो प्रस्तुत विचार है, इसको कैसे लिखें कि औदात्य के जैसे औदात्य के इस दूसरे स्रोत है ना, स्रोत ये इसके दूसरे स्रोत है, इसमें इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो अधूरी मिलती है, क्योंकि यहाँ क्या है कर्ती खंडित पाई गई। तो इसको कैसा लिखा सीधा कि औदात्य के दूसरे स्रोत के बारे में, अरे मैं तुम लोगों को सरल लिखाना चाहता हूं यार, जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी कहा गया है, तो क्या है यहाँ पर उसका अधिकांश भाग लुप्त है। देखो ना, औदात्य के दूसरे स्रोत के बारे में जो कुछ भी कहा गया है उसका क्या है, अधिकांश भाग लुप्त है, क्योंकि यह प्रति क्या यहाँ पर खंडित है, क्योंकि जी है प्रति क्या है, खंडित है, खंडित। और एक है चौथे स्रोत में भी खंडित मिलती है, दूसरे और चौथे स्रोत में खंडित मिलती है। पूछ भी सकता आप लोगों को क्वेश्चन कि कहाँ कहाँ खंडित मिलती है। तो भावावेगों की क्या है, अब लिख लिया हमने कि भावावेग की क्षमता प्रकृति प्रदान है। औदात्य के दूसरे स्रोत के बारे में जो कुछ भी कहा गया उसका अधिकांश भाग लुप्त है, ये प्रति खंडित पाई जाती है। लोजाइनस कहते हैं भाई साहब। आ जाएगा क्या, आ जाएगा, लिख लो छोटा छोटा यार। लोजाइनस कहते हैं कि नाइको, अच्छा लिख यार, नाइको के क्या भावावेग या भावावेश की बात है। तो भावावेग और भावनाओं का क्या हो, उसके साथ तादात्म्य हो। तो नाइको की भावावेग और भावनाओं के साथ तादात्म्य से तादात्म्य स्थापित हो। तो लोजाइनस कहते हैं कि नायकों की भावावेग और भावनाओं के साथ तादात्म्य स्थापित करे या हो, स्थापित करे या हो, ये की बात है। तो सीधा लिखो ने, करके ही रचनाकार क्या कर सकता है, भाव के उपयुक्त व्यक्ति कर सकता है, सीधा लिखो। तो लोजाइनस कहते हैं कि नायकों के भावावेग और भावनाओं के साथ तादात्म्य स्थापित करके ही रचनाकार भाव की उचित अभिव्यक्ति कर सकता है। करके ही रचनाकार भाव की उचित अभिव्यक्ति कर सकता है, उचित अभिव्यक्ति कर सकता है। और यह तो शायद पहले भी लिखा था, नहीं आप थोड़ा घुमा के लिखा था, वैसे ही था। वही तो था कि कवि की भावनाओं के साथ तादात्म्य करे, और यह हो गया नायकों की भावनाओं के साथ तादात्म्य स्थापित करे, और रचनाकार क्या करे, उचित अभिव्यक्ति कर सकता है। और इसके बाद में हम लिखते हैं थोड़ा सा पॉइंट, और फिर तीसरा विचार पढ़ते हैं सब छोटा सा, और फिर आज की क्लास को देंगे हम तीसरा विचार फिर करके विराम। क्योंकि कितना लिखे यार, टेस्ट भी खराब हो गया। देखो उपयुक्त लिखे हैं, लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, तो मतलब दूसरे का। उपयुक्त क्या हो, परिस्थितियों का चयन हो, परिस्थितियों। तो उपयुक्त परिस्थितियों का तो हम लोग करें चयन, जो अपने अच्छी परिस्थितियां हैं, वातावरण एनवायरमेंट का तो हम करेंगे चयन। और फिर हम क्या करेंगे, उनका संगठन करेंगे। तो किस रूप से, सम्यक रूप से करेंगे चयन, एवं उनका सम्यक यानी ठीक प्रकार से, यानी अच्छे प्रकार से, सम्यक रूप से क्या हो, संगठन हो। तो यही तो क्या करेगा, यही भावावेश को जन्म देगा। अरे देखो भाई, उपयुक्त परिस्थितियां, अच्छी परिस्थितियों का चयन होगा, और उनका क्या करे, फिर संगठन करे, तो यह संगठन ही क्या होगा, भावावेश का जन्म होगा। तो बस ये लिख लो, संगठन भावावेश का जन्म हुआ, ये लिख लो जी, भाव प्लस आवेश का जनक, या हो जाएगा जी जन्म। ये हो गया जी आपका, ये लो जी, जल्दी से लिखो। और अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे
तत्व की ओर, तीसरे तत्व की ओर। और तीसरा तत्व है अपना, वो है उदात्त क्या सहज अलंकार, सॉरी सहज अलंकार। तो लिखो फटाफट लिखो यार, बहुत टाइम हो गया शायद, आज तो बंद नहीं करूँ तो क्या 11 बजे शाम कितना टाइम हो रहा है वीडियो देखते देखते। चलो इसको तो पढ़ते पढ़ते देखते क्या आगे पढ़े नहीं पढ़े। तो लिखो सहज, सहज अलंकार। सहज अलंकार अच्छा लगा? नहीं लगा? पेंटिंग अच्छी नहीं है। ये कौन सा पक्ष है? बहिरंग पक्ष है। तो किससे संबंधित है? कला पक्ष से। तो कितने अलंकारों की चर्चा की है ये भी लिख लो ना यार। 12 अलंकारों को लेकर भाई ने। अब अलंकारों का प्रयोग कैसा होना चाहिए भारतीय काव्य शास्त्र में बताओ? सहज होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए, समुचित होना चाहिए। ये पढ़ रहे हैं हम लोग, अरे यही पढ़ रहे हो भाई अपने भारतीय काव्य शास्त्र में। तो ये भी तो यही कह रहा है कि सहज, स्वभाव, समुचित प्रयोग। ये लो जी, किनका होना चाहिए? अलंकारों का होना चाहिए, मेरा थोड़ी होना चाहिए। प्रयोग लिख लो यार, होना चाहिए, नहीं तो फिर कहोगे क्या होना। बहुत सारे भाई करेंगे अभी तो देखना, बहुत सारी कमियां आएगी इसमें, मुझे पता नहीं है कहां से कमियां आएगी। क्या होगा? अलंकारों से शैली का जन्म होगा, शैली का। तो अलंकारों के प्रयोग से उत्पन्न शैली का क्या होगा? निर्माण होगा। अलंकारों से, अलंकारों से उत्पन्न, अलंकारों से उत्पन्न शैली का निर्माण, अलंकारों से उत्पन्न शैली का निर्माण होता है। निर्माण। अलंकारों का कैसा प्रयोग होना चाहिए सर? अलंकार भावावेश को तभी प्रबल बना सकेंगे, तब कैसे आएंगे वो? स्वाभाविक आएंगे। अलंकार भाव प्लस आवेश, आवावेश हो गए, भाव प्लस आवेश। अलंकार भावावेश या भावावेश को तभी प्रबल बना सकेगा, तभी या तभी, तभी आएगा, तभी, तब प्लस ही तभी प्रबल बना सकेगा जब वह, जब वह काव्य में सहज, स्वाभाविक और क्या कहते हैं सरल, अनायास कहते हैं, अनायास। यार अच्छी बात है। अनायास का मतलब जानते हो? ऑटोमेटिक। अलंकार भाव इसको तभी प्रबल बना सकेगा जब काव्य में सहज, स्वाभाविक, अनायास रूप से आए। रूप नहीं, रूप, रूप से, तभी भाव व्यक्ति क्या होगी? अच्छी होगी, अच्छी होगी तभी तगड़ा होगा काम। तो अलंकार भाव इसको तभी प्रबल बना सकेगा जब काव्य में सहज, स्वाभाविक और अनायास रूप से आए। तो क्या हो जाएगा? औदात्य अपना कैसा हो जाएगा? औदात्य के जनक हो जाएंगे भैया। तो अलंकार भाव इसको तभी प्रबल बना सकेगा जब वह काव्य में सहज, स्वाभाविक और अनायास रूप से आए, तभी औदात्य, तभी औदात्य के जनक होंगे, होते, तभी औदात्य के जनक होते हैं। लॉन्जाइनस ने उदात्त, जो अपना उदात्त शब्द है उसमें कुछ सहायक अलंकारों की चर्चा की है, उसमें 12 अलंकारों का इन्होंने क्या दिया? जिक्र दिया। तो ये लिखो, टॉपिक यहाँ लिख लो, अलंकारों पर लिखेंगे। तो लॉन्जाइनस ने उदात्त के लिए सहायक अलंकारों का प्रदर्शन या निरूपण या नियम निर्देशन, प्रदर्शन तो अच्छा नहीं, निर्देशन अच्छा है। तो अलंकारों का निर्देशन निम्न प्रकार दिया है, निम्न प्रकार दिया है, यानी 12 अलंकारों का क्रम लिखेंगे। फटाफट से लिखो जी सर, टाइम नहीं है अपने पास, 11 बज गए, नींद आ रही है यार। लग नहीं रहा है लेकिन चेहरे से कि नींद आ रही है। बताओ क्यों? क्योंकि मन में इच्छा है पढ़ाने की, और बाद में देखोगे, लेकिन देखोगे इस दिन तो तुम कायल होगे ना। क्या पागल मास्टर है, फ्री पोर्ट में इतनी महंगी चीजें पढ़ा रहा है। अब यार ये तो है कि फेमस तो होना ही। देखो तुम लोग देखो चाहे मत देखो, यहाँ नहीं होंगे तो फिर कहाँ हो जाएंगे? कोचिंगों में जाके हो जाएंगे। फिर बाद में रोगे तुम लोग, सर पढ़ाओ, सर पढ़ाओ। देखो याद कैसे करते हैं? विस्तारण, स से
संबोधन, देखो तरीके से याद करो, विस्तारण, स से संबोधन, न से प्रश्नालंकार, प्रश्नालंकार, र से विपर्य, और विपर्य से वि से व्यतिक्रम, व्यतिक्रम, और व्यतिक्रम के बाद में आ गया आपका छिन्न वाक्य। हाँ छिन्न वाक्य है ना, प्रत्यक्षीकरण बाद में आएगा, कर्म भी नहीं, कर्म नहीं है, बस याद करने की ट्रिक है। विस्तारण, संबोधन, प्रश्नालंकार, विपर्य, व्यतिक्रम, छिन्न वाक्य, छिन्न वाक्य, प्रत्यक्षीकरण, फिर इनका करो संचयन, संचयन तो हो जाएगा भाई साहब रूप परिवर्तन, रूप नहीं रूप परिवर्तन, और सार प्रयोक्ति, सार प्रयोक्ति। देखो जी कैसे याद करते हैं यार। और एक और रखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, सारा एक कौन करेगा। अब देखो तो यार बनाता हूँ ट्रिक, देखो विस्तारण, स संबोधन, न से प्रश्नालंकार, रस विपर्य, व्यतिक्रम, और पुनरावृत्ति रह गया, पुनरावृत्ति रह गया, पुनरावृत्ति रह गया सर, यहाँ लिख लो पुनरावृत्ति, अरे आओ आराम से रहेगा सर, ये है जी पुनरावृत्ति। अब देखो विस्तारण, स से संबोधन, न से प्रश्नालंकार, र से विपर्य, वि से व्यतिक्रम, और आपका रह गया और पुनरावृत्ति, छिन्न वाक्य और प्रत्यक्षीकरण। इनका क्या करना है, इन सबका करना हमें संचयन। जब इन सबका संचयन करेंगे ना तो रूप का परिवर्तन हो जाएगा और सार और फिर इनकी प्रयोक्ति आएगी। एक बार फिर बताता हूं, देखो विस्तारण, स से संबोधन, स संबोधन, न से प्रश्नालंकार, और र से विपर्य, और ये व से व्यतिक्रम, और व्यतिक्रम के बाद में पुनरावृत्ति, छिन्न वाक्य और प्रत्यक्षीकरण। इनका करो जी संचयन। जब इनका संचयन करेंगे, इकट्ठा करेंगे इनको, तो फिर क्या हो जाएगा, जूस बनेगा, जूस, जिससे क्या हो जाएगा, रूप परिवर्तन हो जाएगा, और फिर क्या निकलेगा, सार निकलेगा और पर्यायोक्ति आएगी। बस हो गया जी याद। और पर्यायोक्ति नहीं याद कर लेना। सबसे अच्छा तरीका बताओ याद करने का, विस्तारण, संबोधन, प्रश्नालंकार, विपर्य, व्यतिक्रम, पुनरावृत्ति, छिन्न वाक्य, प्रत्यक्षीकरण, संचयन, रूप परिवर्तन, सार, पर्यायोक्ति। ये 12 अलंकार है, मर जाए जैसे याद करो। ये सबसे अच्छा तरीका है। क्या करे तो यार, दोनों तरीके बता देना देखो, ठीक है। कितना अच्छा लग रहे हैं, मैं ही अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो में, और हर चीज अच्छी लग रही है, इसलिए मेरी शक्ल देखे तो पढ़ने नहीं आ रहे हो। अब क्या करें यार, शक्ल तो जैसी है जी है, क्या करें हम, क्या करें, कहाँ पे हम जाए, क्योंकि भगवान ऐसा ही बनाया हमें। चलो क्या लिख लिया, अलंकार लिख लिया। तो अब यार ज्यादा मस्ती में करते हुए लिखते हैं, लोन्जाइनस क्या करता है, लोन्जाइनस क्या कहता है यार, भूल गया तुम्हारे चक्कर में। लोन्जाइनस मानता है भैया, लोन्जाइनस कैसा आदमी है भूल गया, लोन्जाइनस इसे समझ नहीं, पागल मास्टर किसे भूल जाता है, इंसान है, बातों बातें भूल जाते। लोन्जाइनस मूलत है, भूल जाते, इसका मतलब बताओ क्या है, याद करते हैं, मतलब जैसे नहीं कि वहां से रट लिया, रिकॉर्डिंग कर ली और यहाँ करके उगल दी ना। लोन्जाइनस मूलत है शास्त्रवादी, यानी अलंकारवादी। शास्त्र अच्छा नहीं मिलता, अलंकारवादी आदमी है। लोन्जाइनस मूलतः क्या है, अलंकारवादी, पागल आदमी, पागल विचारक लिखो क्या है। लोन्जाइनस मूलतः क्या है, अलंकारवादी, विचारक को, शास्त्री को, आदमी को, कुछ भी करो, कहां से दिमाग खराब रहा। लोन्जाइनस विचार भी करता है यार, बहुत ज्यादा विचार कर लिया इसने। लोन्जाइनस विचार करता है क्या, कि ये अलंकार कब अपने काव्य में कैसे आए कि भाव व्यक्ति को अच्छा बना सके। तो देखो अलंकार है ना, ये कहते हैं अलंकार स्वाभाविक होनी चाहिए। जबरदस्ती अगर हम लोग अलंकार थोप रहे ना तो क्या होगा, तो ये कहते हैं कि लोन्जाइनस, पहले तो लोन्जाइनस को सही लिखो, तो लोन्जाइनस विचार करते हैं कि कैसे होने चाहिए अलंकार, स्वाभाविक होने चाहिए। तो लोन्जाइनस विचार करते हैं कि प्रत्येक वाक्य में, ये अपने हमारे गुरु की वो है, क्या नाम इसका तरीका, प्रत्येक वाक्य में अलंकार, उनकी शब्दावली है, उनके शब्द है, अपनी केवल वाणी है,
जो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आ रही है, नहीं तो ये सारे शब्द अपने गुरुदेव के दिए हुए हैं। और अपने गुरुदेव जो इनका हिंदी का जो मूल आधार हमारे वो अर्जुन सिंह जी सर, ठीक है। और उन्हीं के तरह हम भी देखो फैले हुए हैं। लोग यानी विचार करते हैं कि प्रत्येक वाक्य में अलंकार की झंकार, अलंकार की झंकार, व्यर्थ का आडंबर होगा, व्यर्थ का आडंबर होगा, व्यर्थ का आडंबर होगा। तो किस तरह लिखाते थे वो, बहुत शानदार लिखाते थे। लिखाने का तरीका बहुत अच्छा था हमारे गुरु का। कि लोग क्या है, विचार करते हैं कि प्रत्येक वाक्य में अलंकार की झंकार, व्यर्थ का आडंबर होगा। अब इसका सीधा सा अर्थ तो यही निकला ना कि अलंकार कैसे आनी चाहिए, स्वाभाविक आनी चाहिए, थोपे नहीं जानी चाहिए। लेकिन देखो कितनी तगड़ा लिखाते थे। तो विचार करते हैं कि अलंकार कैसे हो, वैसे स्वाभाविक आए, व्यर्थ का आडंबर क्या होगा, झंकार होगा। तो अलंकारों का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, वही होना चाहिए भाई साहब जहां उनकी क्या हो, उपयोगिता हो, यानी जबरदस्ती घुसेड़ रहे हो जहां पर। तो देखो अलंकारों का प्रयोग कहां पर हो, अलंकारों का प्रयोग वही होना चाहिए या वही किया जाए जहां आवश्यक हो। अलंकारों का प्रयोग वही किया जाए, वही किया जाए जहां, अरे जहां मेरी स्पीड धीरे लगे 2 की स्पीड में पढ़ देना। अलंकारों का प्रयोग वही किया जाए जहां आवश्यक हो, आवश्यक हो, जरूरी है, जरूरी। अब देखो ऊपर वाली बात एक ही है, सारी बातें एक ही है कि अलंकार कैसे आनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, सहज आनी चाहिए। अब इसको घुमा घुमा के लपेट के लपेटे जाओ, बस तुम लपटते रहो। बड़ी बात है ये तो, क्या है इसमें, तो क्या है भाई, मूलतः अलंकारवादी है वो, विचार करता भाई कि अलंकार झंकार का व्यर्थ है और अलंकार प्रयोग वही किया जाए जहां आवश्यक हो, जबरदस्ती मत ठोको। तो अलंकारों को भव्यता के आलोक में इस प्रकार छिप जाना चाहिए कि जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में अन्य प्रकाश आलोकित तो लुप्त हो जाते हैं। तो लिखेंगे भाई साहब, और डायलॉग बहुत बड़े बड़े हैं अपने पास में भी। हम भी एक मोटिवेटरी है, स्कूल में बहुत ज्यादा करते हैं मोटिवेट। मिलाएंगे कभी जब हमारा कॉलेज लेक्चर में सिलेक्शन होगा ना, तो हमारी स्कूल का वीडियो डालेंगे उस दिन तुम्हारे पास। कितनी छोटी स्कूल अपनी, कक्षा 12 है, झूठ मत बोलना। मतलब समझो तुम लोग की मास्टर क्या बोल रहा है ना, सहज अलंकार में क्या लिख रहे थे यार, तुम लोगों के चक्कर में भूल जाता हूं कि लोनियानिस क्या कहते हैं, हाँ, कि अलंकारों को भव्यता के आलोक में, अलंकारों को भव्यता के आलोक में, अलंकारों को भव्यता के आलोक में इस प्रकार छिप जाना चाहिए, इस प्रकार छिप जाना चाहिए, या उसी प्रकार की बात है, इस प्रकार उसी है यार, फिर नहीं तो बात की लाइन का सिस्टम पकड़ जाता साला। उसी प्रकार छिप जाना चाहिए, छिप जाना चाहिए जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में अन्य प्रकाश क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं या छिप जाते हैं की बात हो, तो हल्के हो जाते हैं। ये लो जी सर, अब इसका मूल पॉइंट बताऊं, सार जिसे बोलेंगे, किसका सार है, इस सहज अलंकार का सार है कि अलंकार कैसे होने चाहिए सर। हे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार सहज होने चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। बस मुख्य चीज यही है कि अलंकार सहज होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए, अनायास आनी चाहिए, अनायास काव्य में आनी चाहिए। और ये क्या हो गया, ये तीसरे जो स्रोत है उस तीसरे स्रोत का सूत्र हो गया भाई साहब। ये तीसरे स्रोत का सूत्र है कि अलंकार सहज, स्वाभाविक, अनायास आएंगे तभी भाव को क्या बनाएंगे, प्रबल बनाएंगे। और ये लो जी सूत्र शैली में हम भी लिख दे के यार, एक किताब है सूत्र बहुत बनाने आती है, जैसे कल बना दिया था ना एक का काम के वीडियो में, देखना आप लोग, वो नहीं क्या नाम उसका, संज्ञा का भी सूत्र बना बहुत अच्छा। अब तुम कहोगे पागल मास्टर हो गए, क्या करिए यार, बच्चों को पढ़ा के पागल हो जाते हैं, छोटे बच्चे अपने 12वीं तक के।
अब लास्ट का टॉपिक और पढ़ लो, फिर तो भाई साहब अपनी हिम्मत नहीं पढ़नी आज तो लिखो उत्कृष्ट भाषा शैली। और भाषा शैली लिखेंगे आप लोग, उसके दो पक्ष मानता है भाई, जिसे बोलते पहले तो बोलते हैं अभिजात अभिव्यक्ति। भाषा शैली को क्या बोलते हैं वो, अभिजात अभिव्यक्ति। तो लिखो जी चौथा भाषा शैली था क्या, उत्कृष्टता, उत्कृष्टता क्या है। अरे यार तुम लोग मुझे गलत लिखवा रहे हो शायद, उत्कृष्ट ना सालों कहाँ कृष्ट आता है, या जब भी देख रहा हूँ इसे उत्कृष्ट किसे हो रहा है, ये होना चाहिए ना उत्कृष्ट। अरे यार इतने बड़े मंच में गलत मत लिखवाओ, उत्कृष्ट भाषा शैली हो गया सही। ये लो जी उत्कृष्ट भाषा शैली होती है, समझे क्या होगा, अभिजात अभिव्यक्ति। इसका अर्थ क्या है, अभिजात और अभिव्यक्ति, यही क्या है, ये आपकी भाषा से लिए। तो इससे अर्थ क्या है, काव्य की भाषा से। बोलो जी क्या डर रहे हो यार, अभी क्या देख रहे हो कि ऐसे मोटे मोटे शब्द क्या लिख दिए, कुछ फालतू चीजें, अभिजात अभिव्यक्ति। और तुम लोग फालतू की चीजों से ज्यादा डरते हो, मुझे पता है क्योंकि मैं डरता था पहले। अभिजात अभिव्यक्ति क्या है, काव्य की भाषा, ये लो जी। और हम क्या पढ़ रहे हैं, भाषा पढ़ रहे हैं, तो क्या अलग हो गया, हाँ काव्य की भाषा है। इसके कितने अंग, इसके दो अंग है, दो अंग है जी सर। और दो अंग क्या है सर, एक तो कैसे शब्द होने चाहिए, प्रभाव शब्द होने चाहिए, जैसे मान हल्के में मतलब तुम लोग हमें यार, प्रभाव कैसे शब्द होने चाहिए, प्रभाव डालने वाले उत्कृष्ट शब्द होने चाहिए, उत्कृष्ट या उपयोगिता, उपयुक्त होनी चाहिए, उपयुक्त शब्द क्या उत्कृष्ट होंगे यार, देखो प्रभाव उपयुक्त शब्द है, ठीक है। तत्व चयन की बात है, पढ़ा चयन भी लिख लो यार, छोड़ो मत कुछ भी। और अलंकृत भाषा होनी चाहिए, ये क्या है, भाषा शैली है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो भी विचार होंगे ना वो खतरनाक तरीके से बाहर आएंगे। तो क्या है, अलंकृत भाषा प्रयोग, अलंकृत भाषा का प्रयोग होना चाहिए। और यही क्या है आपकी, यही उत्कृष्ट भाषा शैली है। तो लोजानिस भाई साहब इसमें क्या ठोकते हैं कि उत्कृष्ट अलंकृत भाषा प्रयोग, इसके लिए कि अलंकृत भाषा प्रयोग कैसे होगा, इसके लिए लोजानिस क्या करते हैं, बेटे बेटे अपने जो भारत के काव्य शास्त्री उनसे मिलने आ जाते हैं कि अलंकृत भाषा प्रयोग, इसके लिए लोजानिस क्या मानते हैं, अपनी भारतीयों से मिलने आते हैं, यानी इसके लिए प्रयोग, इसके लिए, अरे क्या हो गया, प्रयोग इसके लिए, तारतम्यता टूटती याद ही नहीं आता क्वेश्चन, इसलिए बना। देखो अलंकृत भाषा प्रयोग, इसके लिए लोजानिस क्या करते हैं, रूपक व अतिशयोक्ति अलंकार, अति को प्रमुख मानते हैं, आगे ना को देखो लोजानिस ये किसके हैं, रूपक और अतिशयोक्ति भारतीय अलंकार ने, भारतीय काव्य शास्त्र के। ये मत सोचना कि सर जी ने लोजानिस के बारे में रूपक भारतीय क्यों नहीं लिखाया। अलंकृत भाषा प्रयोग, इसके लिए लोजानिस कहाँ आते हैं, भारतीयों के पास, यानी रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार को महत्व या प्रमुख मानते हैं। याद करने का तरीका है, इसे तो याद ही नहीं होता भाई, बहुत मुश्किल का काम है। और तुम लोग भी अगर याद करना ना इसको, तो जैसे करना मेरी तरह हंस हंस करके, रो रो के करोगे ना, तो जैसे मुझे याद नहीं होता रो रो के, तो तुम लोगों को भी नहीं होगा। अब बहुत हो गया इसके बारे में, 2 लाइनों लिखा था फिर मैं हो गया परेशान। तो एक बात तो लिखाई थी, आप लोगों को पता है, खंडित कहाँ पाई जाती है, करती चौथ, इसको भी यार ठोकूं क्योंकि चीज कहीं छोड़ो मत, बहुत मुश्किल से मिल रही है। उदात के इस चतुर्थ सही क्या है बता देगा, चतुर्थ स्रोत के विवेचन, के दौरान क्या है, इस प्रति के कितने पृष्ठ, कुछ पन्ने, 4 पन्ने वैसे तो लिखना चाहो तो, कि उदात के चतुर्थ स्रोत के विवेचन के दौरान, एक तो 4 पन्ने,
खंडित या लुप्त मिलते हैं। ऐसे मानते हो? पन्ने में गिन रखे हम लोगों ने, हमने नहीं, मतलब हमारे गुरु ने, तो उन्होंने हमें बता दिया, हमने आपको चिपका दिया। चिपका नहीं, सारा करता है। उदाहरण इस चतुर्थ स्रोत के विवेचन के दौरान 4 पन्ने खंडित या लुप्त मिलते हैं भाई साहब, लुप्त मिलते हैं। लेकिन फिर भी जितने पन्ने मिलते हैं उससे हमें इनके विचारों के बारे में सब कुछ ज्ञान हो जाता है। लेकिन फिर भी जितना हमें मिलते हैं, फिर भी जितने पन्ने में यार, फिर भी जितनी प्राप्त होती है, इसे लिखो यार, पन्ने पे क्या लिखा, फिर भी जितनी प्राप्त होती है उससे हम इनके विचार बड़ी बात समझ सकते हैं। तो फिर भी हमें जितनी प्राप्त होती है उससे इनके विचार भली भांति समझ सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। अब विचार प्रकट होते हैं, ऐसे मानो विचार आ जाएगा क्या, दिख रहा है क्या आप लोगों को? भली भांति प्रकट होते हैं या हो जाते हैं या होते, लिखो ना सीधा ही, होते हैं। कि जो ये चौथा स्रोत है इसमें भी कितने पन्ने, अब इसको याद मत करने बैठ जाना 4 पन्ने 4 पन्ने 4 पन्ने, कोई नहीं पूछेगा। बस ये पूछ सकता है कि खंडित कौन कौन से में है, तो दूसरे और चौथे में है, ये याद कर लो बस। फिर भी जो जितना भी हमें इनके 5-7 पन्ने भी मिले उनसे इनके विचार क्या होते हैं हमें समझ में आ जाते हैं। ठीक है जी, बहुत हो गया। एक लाइन और लिख लो आज की, और फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, और कल देंगे इसको समाप्ति, इसकी कर देंगे हम लोग कल अंत्येष्टि, और फिर मनोविश्लेषणवाद पढ़ के फिर हम कूदेंगे अपनी भारत में, यानी भारतीय काव्य शास्त्र से हम करेंगे लड़ाई, तब जाकर के अपनी होगी विजय। क्योंकि वहां से तो हमको क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलेगा। अरे प्रभु भगवान, तो लिखो जी लिखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, भाषा शैली, तो हमें कैसे शब्द लेने हैं, अच्छे शब्द तो लेंगे। तो उपयुक्त शब्द चयन, अच्छे शब्दों का करो चयन, एवं प्रभावशाली क्या हो, प्रभावशाली प्रभाव उत्पादकता, एक बात होती है, लेकिन प्रभाव उत्पादकता लिख लो तुम लोग, या कोष्टक में शाली भी लिखूं, नहीं लिख लो यार, कितना लिख लो। उपयुक्त शब्द चयन एवं प्रभाव उत्पादकता शब्दावली, ऐसे लिख लो। क्या है शब्दावली? उपयुक्त शब्द चयन एवं प्रभाव उत्पादकता शब्दावली पाठक या श्रोता को भावाभिभूत कर लेती है, श्रोता को भावा अभिभूत, अभिभूत भावा अभिभूत, भावा विभूत कर लेती है। अच्छे शब्दों का चयन होना चाहिए भाइयों, तब जाकर के तुम्हारी क्या होगी, बोली अच्छी होगी। अब लोजानिस भाई साहब विचार करते हैं, कौन माने यार, लोजानिस ऐसे और ज्यादा कौन विचार कर रहा था आप लोगों को बताओ तो? प्लेटो भाई साहब है ना, क्या अरस्तु भी बहुत ज्यादा विचार कर रहा था। तो लोजानिस का विचार है कि जो हम शब्द चयन तो करेंगे ना में, तो जो भी हम क्या करेंगे शब्द चयन ही करेंगे, तो उनमें कैसा गुण होना चाहिए, वो प्रभाव होने चाहिए। सॉरी यार क्या दिख रहा है। तो लोजानिस विचार करते हैं कि जो शब्द योजना है, शब्द जो योजना है उसमें कैसे कैसे गुण होनी चाहिए, कि जो उत्कृष्ट भाषा शैली में कैसे होनी चाहिए, शब्द अच्छे शब्द होने चाहिए। तो उनको हम क्या बोलेंगे कि शब्द योजना में एक तो भाव की क्या होनी चाहिए, प्रबलता होनी चाहिए, भाव प्रवणता होनी चाहिए, उनमें अच्छे गुण होने चाहिए, उनमें अच्छा औदात्य होना चाहिए, वो श्रेष्ठ होने चाहिए, गरिमा में शब्द होने चाहिए, औदात्य गरिमा शब्द होने चाहिए, सुंदर कह सकते हो आप लोग, श्रेष्ठ शब्द होने चाहिए। गुण हो गया, गुण, हाँ गुण हो गया, औदात्य। तो देखो लोजानिस विचार करते कि शब्द योजना में भाव प्रवणता, गुण, औदात्य, सौंदर्य, शक्ति, गरिमा, सुंदर, शक्ति लिख सकती है आदि श्रेष्ठ गुण होने चाहिए, जिससे क्या होगा,
विचार करेंगे कि जो अपनी शब्द योजना होगी उसमें अच्छे भाव होंगे, अच्छे गुण होगा, अच्छा औदात्य होगा, अच्छी गरिमा के शब्द होंगे, सुंदर शब्द होंगे, श्रेष्ठ शब्द होंगे, शक्तिपूर्वक होंगे, तो अपनी अभिव्यक्ति क्या होगी, अच्छी होगी। यानी सुंदर शब्द ही क्या कर सकते हैं, सुंदर व्यक्ति दे सकते हैं। सीधा लिख दो, ये लो जी, सुंदर है, सुंदर शब्द ही सुंदर अभिव्यक्ति दे, सुंदर शब्द ही सुंदर अभिव्यक्ति दे सकते हैं। और आज की लास्ट लाइन लिख करके हम करेंगे समाप्ति। और परेशान हो गया पढ़ाते पढ़ाते, भाषा की सार्थकता किसमें है, औदात्य को उत्पन्न करने में। बस इसके बाद में आज की क्लास अपनी समाप्त है। लिख लो जी भाई सर, लिख लो। क्या लिखाया था, भाषा की, अरे आप तो मैं चक्कर में भूल उड़ जाता हूं। भाषा की सार्थकता, तुम लोग बताओ किसमें है, भाषा की सार्थकता औदात्य का सृजन करने में है। औदात्य का सृजन करने में है। तभी वह क्या होगी, तभी वह आदर्श भाषा होगी। ये लो जी सर, अपनी ओर से आज का उत्कृष्ट भाषा शैली तक हुआ समाप्ति। अब हम पढ़ेंगे सर कल अपना क्या नाम, गरिमा में रचना विधान, कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट पढ़ेंगे और इसका एक सार लिखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया यार, लोन जाने से बहुत बड़ा हो गया, तो इसका हम प्लेटो की तरह 10 या 15 बिंदु में लिखेंगे इसका सार, और फिर छोड़ेंगे इसको पूरा। फिर हम पढ़ेंगे एक दिन मनोविश्लेषणवाद, और फिर बहुत जल्दी है हमें भी भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ाने की, क्योंकि अपने स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाना है यहाँ से एक बार फिर पढ़ा देंगे। और आप जैसे जो कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं उन साथियों को भी फायदा होगा। इसी के साथ ज़्यादा समय खराब नहीं करते, शायद बहुत लंबी हो गई आज की कक्षा। और जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए। और पुनः शुभकामनाएं, जो कल किसका एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं। माँ सरस्वती आप लोगों का कल्याण करे। अपने माता पिता को याद करते हुए, अपने सपनों को याद करते हुए क्या करें आप लोग, कल का पेपर दे। और आज की कक्षा हो गई अपनी 1.5 घंटे की, बहुत भारी काम हो गया।